हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे टॉपिक वाइज। तो दोस्तों, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के दोस्तों काफ़ी टॉपिक कवर हो चुके हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, ये आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। और आप लोग अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को के जितने भी टॉपिक्स से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारा हम लोग चैप्टर अच्छे से कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो भी चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें पहला स्टेटमेंट है ऑक्सीकृत दाब ऑक्सीजन संक्रियात्मक पदार्थों के एकत्रण और उन्हें नष्ट करने की शरीर की क्षमता के बीच असंतुलन है। और कथन दूसरा है ऑक्सीकृत दबाव ऑक्सीकरों की उपस्थिति में काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहला कथन सत्य है क्योंकि कथन ऑक्सीकृत दबाव ऑक्सीजन संक्रियात्मक पदार्थों के एकत्रण और उन्हें नष्ट करने की शरीर की दक्षता के बीच असंतुलन है, ऑक्सीकृत दबाव को परिभाषित करता है। और दूसरा कथन दोस्तों सही नहीं है क्योंकि ऑक्सीकृत दबाव ऑक्सीकारों की उपस्थिति में काफ़ी बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है शिशुओं में ब्लूबेरी सिंड्रोम मुख्यतः किस कारण होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो रोग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। तो ब्लूबेरी बेबी सिंड्रोम ये दोस्तों जल में नाइट्रेट के कारण होता है और ये शिशुओं में होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम को शिशु मेथेमोग्लोबिनेमिया के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर नवजात शिशु में होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम से ग्रसित शिशु की त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है जिसे साइनोसिस कहा जाता है। इस रोग में रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और यह मुख्य रूप से शिशुओं में पानी में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जल में निम्नलिखित में से किस संदूषक से मानसिक अशांति और वाणी श्रवण एवं दृष्टि की बाधाओं जैसे प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर हो सकते हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन में है आर्सेनिक, बी है सीसा, सी मिथाइल पारा और डी है निकेल और क्रोमियम। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथाइल पारा। मिथाइल मरकरी पारा का एक रूप है जो बहुत जहरीला होता है। जब बैक्टीरिया पानी, मिट्टी या पादपों में पारा के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका निर्माण होता है। यह मानसिक अशांति और वाणी श्रवण एवं दृष्टि की बाधाओं जैसे प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर हो सकते हैं। मिथाइल मरकरी के कारण होने वाला रोग है मीना माता रोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जल जनित रोग के प्रसार के लिए जल से प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं वरन एक वाहक यानी कि होस्ट की आवश्यकता होती है। दोस्तों ए है हैजा, बी मलेरिया, सी है सिस्टोमियासिस और डी है ट्रैकोमा। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलेरिया। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मलेरिया के प्रसार के लिए जल से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं वरन एक वाहक की आवश्यकता होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम समूह के एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों या परिजीवी के कारण होता है। यह विशेष रूप से संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। तेज बुखार और ठंड से कपकपी मलेरिया के सामान्य लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रोग पराबैंगनी विकिरण प्रभावन के कारण नहीं होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्वास नली शोथ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मेलोनेमा यह स्किन कैंसर नामक रोग है जो पराबैंगनी विकिरणों के प्रभावन के कारण फैलता है और इसमें स्किन डैमेज, चकत्ते पड़ना, लालिमा आना आदि समस्याएं आती हैं। इसके अतिरिक्त नेत्र क्षति तथा इरिथेमा रोग भी पराबैंगनी विकिरण प्रभावन के कारण होता है, जबकि श्वास नली शोथ रोग पराबैंगनी प्रभावन के कारण नहीं होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें सुमेलित करना है। एक तरफ दोस्तों रोग दिए गए हैं हैजा, ट्रैकोमा या रोहा,
सोमियासिस और डेंगू। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हैजा रोग, इसके प्रसार का तरीका बताया गया। तो हैजा रोग के प्रसार का तरीका क्या है? प्रदूषित जल का अंतर्ग्रहण, ट्रैकोमा या रोहा, स्वच्छता रखने के लिए जल का अभाव। शिस्टोसोमियासिस, इसमें जल से संपर्क होता है पर अंतर्ग्रहण नहीं। और डेंगू परसोसी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति के श्रवण शक्ति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। और दोस्तों कथन दूसरा है मानवीय अवधारणा ध्वनि स्तर के संबंध में रैखिक है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला कथन सत्य है लेकिन दूसरा कथन असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति की श्रवण शक्ति यानी कि सुनने की क्षमता के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यह कथन सत्य है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण मानवीय जीवन में प्रतिदिन होने वाला प्रदूषण है जो इसे श्रवण संबंधी शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और दोस्तों कथन दूसरा है मानवीय अवधारणा ध्वनि प्रदूषण के संबंध रैखिक ना होकर क्षैतिज हैं। तो ये कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। हमें दोस्तों बताना है कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो पहला कथन है काफ़ी अधिक विषाक्त पदार्थ के सिंगल डोज अथवा लगभग घातक पदार्थ के सतत डोज की परिणति क्रोनिक विषैले प्रभाव के रूप में होती है। और कथन दोस्तों दूसरा दिया गया है अक्यूट विषाक्त प्रभाव दीर्घावधिक और अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये प्रभाव लंबे समय तक एक विषैले पदार्थों के संपर्क में होने से प्रतिफलित होते हैं तथा इन मामलों में जीवन के बच पाने की दर कम होती है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला कथन सही है किंतु कथन दूसरा इसका गलत है। दूसरा कथन दोस्तों क्या है? अक्यूट विषाक्त किसी पदार्थ के अत्यधिक सेवन के पश्चात थोड़े समय में ही प्रभावी हो जाता है और अत्यधिक जोखिम के मामले में मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में भी दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के निर्माण के लिए सूर्य का प्रकाश एक पूर्वापेक्षा है। और कथन दूसरा है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा भारत के शहरी क्षेत्रों में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में बार बार होने वाली परिघटना है। तो दोस्तों इसका देख लेते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन दोस्तों गलत है। क्योंकि गलत क्यों है दोस्तों? क्योंकि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा भारत के शहरी क्षेत्रों में केवल शीतकाल में ही होने वाली परिघटना है दोस्तों, यानी कि ग्रीष्म काल में ये परिघटना नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में भी दोस्तों दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है और दूसरा उसका तर्क है, जिसे आर से दर्शाया गया है। तो अभिकथन देख लेते हैं। अभिकथन है मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक हैं। इसका कारण दिया गया है डीजल वाहनों में हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिकथन असत्य है क्योंकि डीजल वाहन पेट्रोल वाहनों की तुलना में ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ये तर्क सही है और डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफ़ी कम होता है। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में प्रकाश रासायनिक यानी कि फोटोकेमिकल धूम कोहरा की विद्यमानता के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। नंबर 1 है स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, नंबर 2 है आँख में जलन, नंबर 3 है नाक और गले में जलन, कैंसरजनक प्रभाव और दृश्यता में कमी यानी कि देखने में। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 और 5। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के सामान्य घटक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड एवं पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। और प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के कारण भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ओजोन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड नाक व गले में जलन पैदा करता है और इनकी उच्च सांद्रता से सरदर्द, छाती में दर्द, गले का शुष्क होना, खांसी एवं स्वास्थ्य अवरोध हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी यानी कि स्वास्थ्य संबंधी रोगों का बढ़ना।
वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव श्वास यानी कि सांस संबंधी रोगों का बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दोस्तों एक तरफ दिया गया है जल में रोगाणु और सूची 2 में वे बीमारियां जो उत्पन्न करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि विषाणु हेपेटाइटिस और जीवाणु से हैजा रोग उत्पन्न होता है। प्रोटोजोआ, पेचिस और हेलमिंथेस या परजीवी कीट ये शिस्टोसोमियासिस। अगला क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किससे विनियमित होता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन दिया गया है ध्वनि की तीव्रता, बी है ध्वनि की कालावधि, सी है दोस्तों व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक हैसियत और डी है मानव कान की संवेदनशीलता, ए है ध्वनि की आवृत्ति रेंज। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, बी, डी और ई। मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की कालावधि, मानव कान की संवेदनशीलता और ध्वनि की आवृत्ति रेंज द्वारा विनियमित होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को उसका तर्क कहा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले अभिकथन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गंभीर श्वासरोधक है। इसके एक लघु अंश के उद्वासन से घातक श्वास मसले उत्पन्न हो सकते हैं। और इसका तर्क दिया गया है रक्त में विद्यमान हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति अधिक सहज संबंध होता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड गंभीर समस्याओं का जनक है जैसे सरदर्द, चक्कर आना, उल्टी, श्वसन समस्याएं आदि और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण अचेतन तथा मौत जैसी अवस्था भी आ सकती है। अगला क्वेश्चन है घुलित ऑक्सीजन DO जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मछली के लिए। घुलित ऑक्सीजन जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है और जो जलीय जीवों जैसे मछली के लिए नितांत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है अधिक खतरनाक अपशिष्टों में शामिल हो सकते हैं। ए है पैथोजेंस, बी है रेडियो एक्टिव अपशिष्ट और सी है अप्रतिक्रियात्मक पदार्थ, डी है संक्षारक पदार्थ। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, बी और डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खतरनाक अपशिष्ट वह कचरा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए अत्यधिक खतरा बना रहता है। अधिक खतरनाक अपशिष्ट निम्न है पैथोजेंस, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट और संरक्षक पदार्थ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक के मामले में वैश्विक उत्सर्जन प्रति वर्ष मिलियन टन के संदर्भ में प्राकृतिक स्रोतों के तुलना में मानव की क्रिया का योगदान अधिक है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वह प्राथमिक प्रदूषक है जिसके मामले में वैश्विक उत्सर्जन प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में मानव की क्रिया का योगदान अधिक है। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। तो दोस्तों अभिकथन है जैविक ऑक्सीजन मांग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BOD कहते हैं, कि काफ़ी उच्च मूल्य वाली प्रदूषित नदियों से दुर्गंध आती है। इसका तर्क दिया गया है एनारोबिक बैक्टीरिया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैदा करते हैं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। जैविक ऑक्सीजन मांग की काफ़ी उच्च मूल्य वाली प्रदूषित नदियों से दुर्गंध आती है क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों का उपापचय करके मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता 400 ppm है, प्रति सतता के रूप में हवा में इसकी कितनी सांद्रता होगी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 0.04%। प्रश्नानुसार
जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी सांद्रता अगर 400 ppm है तो 1% बराबर 1/100 हो जाएगा दोस्तों। तो 1 ppm बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग दोस्तों? 1/10 लाख। तो इसलिए 1 ppm बराबर 0.0001% और 400 ppm बराबर दोस्तों 0.04%। ppm का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? ppm का पूर्ण रूप पार्ट्स प्रति मिलियन होता है और यह किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। किसी विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या को पार्ट्स प्रति मिलियन या ppm कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिस्टोस्मिएसिस, जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है, निम्नलिखित में से किससे फैलती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्केरिया। सिस्टोस्मिएसिस रोग, जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है, हल्की गर्मी या ज़्यादा गर्मी वाले देशों में मीठे पानी के परजीवी कीड़े जो कि सर्केरिया के संक्रमण के कारण फैलती है। यह परजीवी सहारा स्थित अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और कैरेबियन में पाया जाता है। मीठा पानी संक्रमित पशु या मानव मूत्र सा मल से प्रदूषित हो जाता है। परजीवी रक्त नलिकाओं में प्रवेश के लिए मानव त्वचा में प्रवेश करते हैं और लीवर, आंत, अन्य अंगों तक फैल जाते हैं। सिस्टोस्मिएसिस को स्नेल फीवर या बिलहर्जिया भी कहा जाता है और इसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह रोग विकासशील देशों के बच्चों में विशेष रूप से आम है क्योंकि वे दूषित पानी में खेलते हैं और अन्य बड़े खतरों में किसानों एवं मछुआरों का दैनिक जीवन भी अशुद्ध पानी का उपयोग शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यावरणीय आपदाओं को उनके साथ संबंधित शब्दों और वाक्यांशों से सुमेलित करना है। तो दोस्तों एक तरफ सेट 1 है और एक तरफ सेट 2 है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि सेट 1 में है भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। चेरनोबिल आपदा दोस्तों ये नाभिकीय दुर्घटना है। और लव केनाल त्रासदी ये खतरनाक पदार्थों की डंपिंग। और लॉस एंजल्स स्मॉग ये पेरोक्सीसिटिल नाइट्रेट्स यानी कि पैन। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क है। तो पहला अभिकथन देख लेते हैं। वन किसी स्थान की वायु गुणवत्ता के सुधार में सहायता पहुंचाते हैं। और इसका तर्क दिया गया है, कुछ प्रजातियों के वृक्ष कार्बनिक मिश्रण का उत्सर्जन करते हैं जैसे कि आइसोप्रीन, जिससे क्षोभ ट्रोपोस्फियरिक ओजोन का निर्माण होता है। तो उपयुक्त 2 कथनों में से हमें बताना कौन से सही है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए अभिकथन में वन किसी स्थान की वायु गुणवत्ता के सुधार में सहायता पहुंचाते हैं सही है, क्योंकि वायु गुणवत्ता के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार गैस ऑक्सीजन पौधों के प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। तर्क दोस्तों इसका क्या कथन, कुछ प्रजातियों के वृक्ष वाष्पीय कार्बनिक मिश्रण का उत्सर्जन करते हैं जैसे कि आइसोप्रीन, जिससे क्षोभ ट्रोपोस्फियरिक ओजोन का निर्माण होता है, ये सही है। आइसोप्रीन अपने शुद्ध रूप में एक बेरंग वाष्पशील तरल है। यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह कई पौधों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रसायनों के निम्नलिखित श्रेणियों को उनके वर्णन के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ रसायन श्रेणी है और दूसरी तरफ उसके विवरण हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रसायन श्रेणी में ए है एलर्जेन। तो दोस्तों इसका विवरण है, प्रतिरोध प्रणाली को सक्रिय करने वाले पदार्थ हैं। उसके बाद है नंबर बी है दोस्तों म्यूटाजेन। ये है कोशिकाओं में आनुवंशिक तत्वों यानी कि डीएनए में बदलाव या क्षति पहुंचाने वाले रसायन हैं। और सी है कार्सिनोजेंस, ऐसे पदार्थ जिनसे कोशिका में आक्रामक अनियंत्रित वृद्धि होती है जिस कारण विषैले या विषालु ट्यूमर हो जाता है। और दोस्तों डी है टेराटोजेन, भ्रूण की वृद्धि और विकास के दौरान विशेष रूप से असामान्यता पैदा करने वाले रसायन हैं। अगला क्वेश्चन है, आसपास परिवेशी की हवा में बेंजीन उत्सर्जन का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार निसर्जक।
चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आसपास की हवा में बेंजीन उत्सर्जन का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत कार्य निर्सर्जक है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन रसायन है जो पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। बेंजीन रंगहीन, मीठी गंध वाला, अत्यंत ज्वलनशील द्रव्य है और इसका उपयोग एथिल बेंजीन और क्यूमीन आदि भारी मात्रा में उत्पादित रसायनों के निर्माण में होता है। चूंकि बेंजीन की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है, इसलिए पेट्रोल में कुछ प्रतिशत तक यह मिलाया जाता है। इसलिए अतिरिक्त डीजल में कार्सिनोजन वाले जहरीले रसायन होते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजीन का उत्सर्जन करते हैं। बेंजीन बहुत ही खतरनाक रसायन है और इसके चलते कैंसर होने का खतरा बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार डीजल में उपस्थित कार्सिनोजन वातावरण में बेंजीन और SO2 जैसे खतरनाक रसायनों को घोल रहा है जो हमारी सांसों के जरिए शरीर में पहुंचकर कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन दिया गया है निम्न शोध मंड का उच्च सांद्रण वांछनीय है। तर्क दिया गया है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी तल पर जीव जंतुओं की रक्षा करता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। दिए गए अभिकथन यानी कि ए में निम्न शोभ मंडल में ओजोन का उच्च सांद्रण वांछनीय है, गलत है क्योंकि ओजोन का उच्च सांद्रण क्षोभ मंडल नहीं अपितु ओजोन मंडल में होता है और यह धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य में होता है और इस मंडल में उपस्थित ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तल पर जीव जंतुओं की रक्षा करती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ई पाठशाला इज एन इनिशिएटिव बाई। ई पाठशाला किसी पहल है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों NCERT। NCERT अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पहल ई पाठशाला है। यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा NCERT द्वारा संयुक्त रूप से नवंबर 2015 में शुरू की गई एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण। तो कथन दिया गया है कुछ कार्बनिक एरोसॉल कैंसरजन या कार्सिनोजेन हो सकते हैं और इसका कारण दिया गया है उनमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कुछ कार्बनिक एरोसॉल कैंसरजन हो सकते हैं क्योंकि कुछ कार्बनिक एरोसॉल कैंसर को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों ये सत्य है, लेकिन जो इसका कारण है उसमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, ये भी सत्य है, लेकिन ये ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारक होता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा चर्म या स्नायु संबंधी समस्या का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में चर्म या स्नायु संबंधी समस्या का कारण होता है। क्रोमियम के ज़्यादा इस्तेमाल से पेट खराब रहना, अपच, उल्टी की शिकायत होना जैसी बीमारियों का होने का खतरा रहता है और लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से दोस्तों कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे।